चला दे भाई, चला दे। चल गया? बैठो रे, बैठो जल्दी से। भरतपुर रियासत किसने बसाई? चूड़ामन जाट, जाट ने बसाई थी वो तो। जाट रियासत है। बदन सिंह आया, कितने किले बनवाए? पहला डीग, कौन सी बुर्ज है उसमें? लखा। दूसरा वैर, तीसरा कुमेर। उसके बाद में सूरजमल जाट द्वारा बनवाया गया लोहागढ़। लोहागढ़ के चारों तरफ गहरी क्या है? खाई। पानी कौन सी झील का आता है? मोती झील। कौन सी नहर से? सुजान गंगा। ये बताया ही था। उस किले का पहला प्रवेश द्वार कौन सा? अष्टधातु। अष्टधातु किवाड़ जो है वो कहां से लाया गया? दिल्ली। लाल किले से कौन उतार लाए? जवाहर सिंह। कौन लाए थे? याद रह जाएगी बात। उसके बाद में बताया था इसमें बिहारी मंदिर है। और जाटों की कुलदेवी कौन है? तो राजेश्वरी माता का मंदिर है। ये भी आपको बता दिया था। और उसके बाद में जो अगली बात आती है कि चार्ल्स मेटकोप ने कहा था कि ब्रितानी फौजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्भावपूर्ण घेरे में दबकर, ये बातें भी बता दी थी। उसके बाद में लिखवाया बयाना, बताया था। बयाना भरतपुर में है। और बयाना जो है उसको साणितगिरी या सोनितगिरी कहते हैं, भयानक कहते हैं। पर दो नाम याद करने के थे, बादशाह दुर्ग और विजय मंदिरगढ़। जिसका निर्माता कौन है? विजयपाल। कौन सी पहाड़ी पे है? मानी दमदमा। और उस किले में दरवाजा कौन सा था? जहांगीरी। और छतरी कौन सी? अकबरी। लाट कौन सी? भीमलाट। किसने बनवाया? विष्णुवर्धन ने। और यहां पर आप सब याद रख ही सकते हो कि एक उषा मंदिर था, उषा मस्जिद। ये बातें बताई थी। कल कहां तक लिख लिया था? बयाना लिख लिया? गिरी तो लिख ली? मानी दमदमा लिखो। दर्शनीय स्थल, अरे कोई नहीं तो क्या हो गया, नहीं लिखो। अरे वो दूर है, पूछा तो था उस समय में। 5 किलोमीटर दूर है, किले में थोड़ी है वो। लक्ष्मण मंदिर, हाँ मोती महल किले में हो सकता है, लक्ष्मण मंदिर थोड़ी है। मोती महल दुनिया भर के है। और मोती महल से सवाल आएगा तो जोधपुर का मेहरानगढ़ करना पड़ेगा, इसलिए नहीं लिखवा सकते। मोती महल जैसलमेर में भी है, तो वो सारे अलग अलग होते हैं। तो एक आता है जोधपुर वाला, इसलिए। तो लिखो, क्या लिखा लास्ट लाइन? दर्शनीय स्थल। तो सबसे पहले लिखो जहांगीरी दरवाजा। जहांगीरी दरवाजा लिख दिया। दूसरा लिखो अकबरी छतरी, ये भी लिख दिया। अरे आवाज बंद करो, पागल हो गया? 4 बार बोल रहा हूं फिर वापस से बोल रहे, तो मैं खुद ही बोल दूंगा ना। बातों के लगे रहते हैं। 4 बार तो जागीरी दरवाजा बोल दिया। दूसरा अकबरी छतरी, और उसके बाद में लिखना है उषा मंदिर। उषा मंदिर निर्माण चित्रलेखा। निर्माण चित्रलेखा, यहीं पे नोट लगा के लिखो। इस मंदिर को मुस्लिम शासकों ने उषा मस्जिद में तब्दील किया। इस मंदिर को मुस्लिम शासकों ने उषा मस्जिद में तब्दील किया। लिख दिया? उसके बाद में लिखो भीमलाट। इंपोर्टेंट कर लेना इसको, पूछा जाता है। भीमलाट निर्माण विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन
भीमलाट निर्माण विष्णुवर्धन। एक लिख दो लोधी मीनार, लोधी मीनार लिख दिया। अगला लिख दो लोधी मीनार, इसी में ही है। उसके बाद में लिखना यहां पर राजस्थान का पहला विजय स्तंभ स्थित है। अलग लाइन में लिखना यहां पर राजस्थान का पहला विजय स्तंभ स्थित है जो समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया, जो समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया। लिख लिया। ग्रेड सेकंड में सवाल पूछा गया था यहां से, मध्यकाल में बयाना में उच्च कोटि की नील की खेती की जाती थी। बयाना में उच्च कोटि की नील की खेती, नील जो कपड़े में देते हैं ना वो वाली नील की खेती की जाती थी। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण है ये, क्योंकि 3 भाग में नील की खेती करो तो उसमें पैदावार और नहीं हो सकती, इसलिए तो यहां बयाना में होती थी। तो ये बयाना है। उसके बाद में आगे लिखिएगा आमेर, भरतपुर के बाद जयपुर, आमेर का किला। पहले इसी प्रदेश के पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मारवाड़। अब बोर्ड पे देखो, राजस्थान में जयपुर में 3 किले मुख्य माने जाते हैं, जो शायद आप सबको पता भी होगा, आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़। सबके हो सकता है देखे हुए भी हो, कोई बात नहीं। तो आमेर रियासत नहीं देखे तो देखने चले जाओ, इतना भी ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि पढ़ोगे तो भी रटना पड़े, और उससे अच्छा है जाके एक बार समय निकाल के जाके देख आओ, तो चीजें रटनी नहीं पड़ती। तीनों एक ही जगह पे है, ऐसा भी नहीं है कि 20-30 किलोमीटर दूर है, एक ही लोकेशन पे है। तो आमेर, यहाँ पे कौन से राजवंश ने शासन किया? कछुआ वंश के लोग जो थे, जो भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज जो थे वो कछुआ कहलाए, इसलिए याद रख सकते हो। और दूल्हे राय ने इस रियासत को बसाया था। अब यहां से जैसे ही चलते हैं तो ये एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी को कहते थे खोगोंग। अच्छा, पहाड़ी का नाम खोगोंग है, इतिहास में, ज्योग्राफी में इसको खो की पहाड़ी पढ़ते हो। और ये गलती मास्टर की नहीं है, ये ऑथेंटिक सोर्स भी खो की पहाड़ी के ही है, पर हिस्ट्री में इनको खोगोंग कहा जाता है इस एरिया को, इसलिए खोगोंग की पहाड़ी है ये, याद रखने ना। इस पर बना हुआ है किला, इस किले का नाम आमेर है। आमेर का महल है ये, ना कि किला है। जब महल है तो इसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा जिसमें रहते थे उसको महल कहते हैं, तो इसमें सुरक्षा इतनी अच्छी नहीं है।
चारों तरफ जो परकोटा है वो भी कोई खास नहीं है, उसमें कोई भी प्रवेश कर सकता है ना। पहली बात तो ये थी कि भाई महल था इसलिए सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात ये भी थी कि भाई इन लोगों ने मुगलों के साथ में संधि कर ली, तो बाकी लोगों की तो लड़ाई मुगलों के साथ में हुई है ज्यादा, इन्होंने संधि कर ली तो परकोटे की जरूरत कहाँ है, रिश्तेदार हो गए तो आओ जाओ सुरक्षा अपने आप देंगे, वो लड़ाई करने वाला कोई बचा ही नहीं। तो आमेर का जो प्राचीन नाम था, जो प्राचीन नाम हुआ करता था वो था अंबावती नगरी, इसीलिए इस किले को कहते हैं अंबावती गढ़, या इसको कहते हैं कोकिल देव ने कुछ चीजें बनवाई थी, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, कोकिलगढ़। यहां पर जिस जगह पर यह किला बना हुआ है, अभी वर्तमान लोकेशन जो है उसकी, उस जगह पर अम्बरीक नामक एक ऋषि हुआ करता था, और वो ऋषि वहां पे तपस्या करता था। और ये आप चाहे कहीं भी जाके देख लो, अधिकांशतः जो किले बने हुए हैं वहां पे कोई ना कोई ऋषि तपस्या ही करता है। उसका मुख्य कारण ये भी है कि जहां ऋषि तपस्या करता है वो स्थान पवित्र होता है, और हमेशा से राजा उसी जगह पे बसना पसंद करते थे जो पवित्र स्थान हो, जैसे चिड़ियानाथ मेहरानगढ़, चिड़िया टूक की पहाड़ी, तो आमेर जैसे माउंट आबू, अम्बरीक नामक ऋषि है ना, अम्बरीक यहाँ पे, वहां क्या नाम है, आबू में भी तपस्या कर ऋषि वशिष्ठ ने तपोस्थली रही हुई है। तो सब जगह ऋषियों की तपोस्थली जो थी वहां पे शहर इसलिए बसाया जाता था कि ये पवित्र भूमि है। दूसरी बात ये भी होती थी कि यहाँ पे ज्यादा अटैक नहीं होंगे, तो भाई जिसमें परिवार के लोग रहते हो तो उसकी सुरक्षा की जरूरत इतनी थी नहीं। किले जो थे वो जयगढ़ और नाहरगढ़ थे, ये महल है। तो यहाँ पर कोकिल देव ने कुछ चीजें बनाई, इसलिए इसका नाम कोकिलगढ़ है। थोड़ी बहुत इसकी सुरक्षा इन्होंने की भी है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सुरक्षा नहीं की हो। थोड़ी बहुत सुरक्षा के लिए इन लोगों ने इसमें बना रखी है भूल भुलैया, कि ताकि कोई भी व्यक्ति आए उसी में उलझ जाए, सारी गलियां एक जैसी है। तो राजस्थान के किसी किले में भूल भुलैया आ जाए तो आप आमेर कर सकते हो। पेपर पूछा भी गया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी भूल भुलैया कौन से दुर्ग में स्थित है, तो कौन सा आएगा, जैसे आप इस किले में एंट्री करोगे तो यहां से इसका पहला दरबार, और इसको बोलते हैं गणेश पोल। आप इस गणेश पोल को याद भी रख सकते हो, क्योंकि गणेश पोल आपको हर किले में मिलेगा, सब किलों में मिल जाएगा। उसका मुख्य कारण यह होता है कि वहां पर गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई होती है। पर यह गणेश पोल कुछ विशेष होगा भाई। फर्ग्यूसन जो होता है, जो एक इतिहासकार था, उसने कहा कि यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है। अच्छा, इसकी सर्वश्रेष्ठता का कारण एक तो यह भी है कि इस दरवाजे पे, ये दरवाजा हो गया, इस पे भित्ति चित्रण हो रखा है। बाकी चित्रों में, बाकी किलों के दरवाजे भित्ति चित्रण नहीं है। अब आप और किलों के दरवाजे देखोगे, सीधा ऐसे पिलर है, दो पिलर लगा रखे हैं, तो वो आपको खूबसूरत लगेगा कि जिस पे चित्र बने हुए हैं, चित्र वाला खूबसूरत लगेगा, इसलिए इस पे भित्ति चित्रण है। उसने कहा यार ये सर्वश्रेष्ठ है ना, और कोई विशेष बात नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जो गणेश जी की प्रतिमा है वो पद्मासन है, पद्मासन, और सूर्य की तरफ मुख है, उसका पूर्व दिशा में मुख है। ऐसी प्रतिमाएं बहुत कम देखने को मिलती है, तो इसलिए उन्होंने कहा ये कोई विशेष दरवाजा है, इसका कोई विशेष नक्षत्र में दरवाजा बना है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद में आप यहां पे जाओगे तो यहां बाग है, इसके जस्ट पास में, दरवाजे के पास में, जिसको बोलते हैं दिलाराम बाग। कौन सा, दिलाराम बाग कहते हैं। अच्छा, दिलाराम बाग का मतलब होता है दिल आराम, यानी कि यहां पे राजा जो था वो रानियों के साथ में रहा करता और आराम से मस्ती कर रहा होता, तो उसके दिल को आराम मिल रहा है, इसलिए इसका मूल नाम वास्तविकता में दिल आराम बाग ही है। पर फिर बाद में इन दोनों को जोड़ के पढ़ाने लग गए, तो ये अभ्रंश होता है, शब्द टूटते हैं। अभ्रंश का मतलब जो चीज आपको सरल लगती है आप वो बोलने लग जाते हो। क्या आपका पूरा नाम घर पे बोला जाता है? नहीं, आप कुछ शॉर्ट नाम में बोलते हैं। घर वालों को बताया कि अभ्रंश शैली कैसे होती है,
वो तोड़ के बोलते हैं। जो सरल होता है उसको अभ्रंश बोलते हैं। तो यहाँ पे दिल आराम बाग, तो दिल आराम बाग कहलाया। अच्छा, इस बाग में पहले भित्ति चित्रण हो रखा था, इसमें भी खूब सारा, अब तो हटा दिया। राजा रानी के पास में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को आपस में देख रहे हैं, ऐसी चीजें इसमें पहले थी। अब तो उस पर पुताई उताई कर रखी है, कुछ नहीं है अब तो, बस ये बाग जरूर है। और बड़ी बात कि जयपुर में कोई भी बच्चा यहाँ घूमने के लिए जाता है तो ऊपर जाके पता चलता है कि यार यहाँ तो टिकट बहुत ज्यादा लगती है, कि 300-400 रुपए टिकट लेते हैं वो, तो फिर वो दिला बाराम बाग में घूम घाम के आ जाते हैं भाई, इतनी भी है। दूसरा ये भी होता है कि जो आमेर के आसपास में जो भी स्टूडेंट रहते होंगे, कई ऐसे हैं जो दूर से आते हैं, आमेर सस्ता मिल जाता है तो वहीं भी रहते हैं। स्टूडेंटों का एरिया अधिकांश तक गर्मियों के टाइम वहीं बैठे रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट की जैसी जिंदगी किसी की नहीं, क्योंकि उनके रूम में पंखा लग रहा है तो पंखे की वजह से परेशान हो गए, यहाँ बैठे रहो, ना टिकट लगती है, दुनिया देखते रहो आराम से। तो ये दिलाराम बाग जो है यहीं पे ही है। इस बाग की बात है, इसके पास एक झील है, इस झील को कहते हैं माउठा। कौन सी झील है? दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि ठंडी हवा भी आती रहती है, पानी है ना उसमें, अधिकांशतः रहता ही है। आजकल तो जयपुर शहर का पानी चला जाता है उसमें, बाकी तो कहां से आएगा। तो ये उधर के जो आमेर के आसपास के उनका ही पानी आ रहा है, वो माउठा झील है। इस झील के पास में ये है साहब केसर की क्यारियां। जो केसर की क्यारियां जो थी उस जमाने में काम करती थी, क्योंकि भौगोलिक स्थिति थी उस समय अच्छी। इसके पास में ये महल है, इस महल को कहते हैं सुख महल। कैसा महल है ये? कौन सी क्यारी है ये? आरपीएससी पूछती है। केसर की क्यारियां कौन से किले में है? आमेर। ठीक है, ये बाहर से लाई गई थी सवाई जयसिंह के द्वारा, और यहां पे लाके लगाई गई केसर। तो देखो सुख महल का सुख देखो तुम, तो इस बाग से हवा चली, इस पानी की ठंडक, केसर की क्यारियों की खुशबू इस महल में जाया करती। उस जमाने में कितनी तरीके से इन्होंने बना रखा था कि कैसे हवा महल तक पहुंचे, पानी की ठंडक भी महल तक पहुंचनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे अपने गांव में नहीं होता कि गर्मियों के टाइम में अपन मिट्टी जो होती है उस पर सुबह सुबह पानी छिड़क देते हैं, है ना, गीला करने के बाद फिर सारे दिन उससे हवा ठंडी आती है ना। तो इसी प्रकार से इसकी हवा ठंडी और सबकी खुशबू सुख महल में जाती थी। ये वो सुख महल है जिसके बारे में जब तुम इतिहास पढ़ोगे, जब गुरुजी आपको पढ़ाएंगे, तो इसमें ज्यादातर राजा जो थे जब बनने के बाद में ये अधिकांश से इसमें निवास किए हुए यही है। इसके बारे में कहते हैं ना कि एक राजा ऐसा भी था, मिर्जा राज जयसिंह के बारे में कहते हैं कि वो किसी साम्राज्य में गया, यानी कि गांव में सामंती प्रथा जहां पे, और गांव में गया तो वहां पे जा रहा था घोड़ा लेके, और जाते समय उसको एक लड़की जो है वो पसंद आ गई, पर उस लड़की की उम्र बहुत छोटी है, वो 12, 13, 14, 15 साल की लड़की है। राजा की उम्र हो रखी है 30 से ऊपर। अब उसके बाद में पर वो उसको ले आता है। अब रियासती काल में कोई जोर भी नहीं कर सकता, माँ बाप क्या ही करे बेचारे, और लाके और एक महल में बैठ जाता है उसको लेके, और सारे दिन उसको देखता रहता। अब कहते हैं कि उसके महल में केवल बिहारी जा सकता है, जिसने उसको दरबारी था वो, और उधर अटैक हो रहे जयपुर पे, और वो आराम से बैठ के उसको देख रहा बस। फिर बिहारी ने उसको दुआ लिखा था कि अभी ये कली खिली भी नहीं है और तू इसके पीछे बावड़ा हो रहा है इतना। तब जाके उसके दिमाग में समझ में आई, फिर उस लड़की को सह सम्मान वापस लौटाया गया, उसके माँ बाप को वापस जैसा उसको लेके आए थे उसको सह सम्मान वापस उसके घर पे पहुंचाया गया। तो ऐसी चीजें हैं। तो ऐसे ही ये सुख महल है कि राजा जब भी टेंशन की स्थिति में होगा इसमें जाके बैठ जाएगा, 10 से 15 दिन तक बाहर ही नहीं आए, तो इसलिए नाम सुख, तो सुख महल हो गया। समझ में आ गई क्या बात? उसके बाद में देखो अगली बात आती है यहाँ पे, इस किले का निर्माण जब आप पढ़ोगे तो आरपीएस से इसका निर्माण बताती है मानसिंह को। मानसिंह प्रथम ने इसमें बहुत सारी चीजें बनवाई, इसलिए मानसिंह प्रथम को इसका निर्माण बताती। तो मानसिंह प्रथम ने एक अपने खुद के नाम से क्या बनाया? मानसिंह महल। ये मानसिंह महल है, यहीं पे ही बना हुआ है, तो ये भी आप याद रख सकते हो।
कि मानसिंह महल किसी किले में आएगा तो वो भी यही होगा। तो ये मानसिंह महल हो गया, और भी महल खूब सारे बने हुए हैं। यहां पर एक महल जो होता है ये कदमी महल है। अच्छा, कदमी महल बीचों बीच बना हुआ है क्योंकि सबसे पहले ये ही महल बना था। तो ये आमेर के शासकों का सबसे प्राचीन महल है और सबसे पहले ये बना। तो इसी महल में वो लोग क्या करते थे, राज तिलक। ऐसे याद रख सकते हो, आमेर के शासकों के पहले कदम यहीं पे ही गिरते थे। कौन से महल में? कदमी महल में। तो इसका मतलब यह है सबसे पहले राज तिलक यहीं होता और उसके बाद में फिर वो कहीं और जा सकता है। तो ये राज तिलक होता। उसके पास में एक बड़ा सा हॉल है, बड़ा सा हॉल, इसको हम कहते हैं बालाबाई की साल। बालाबाई की साल कहते हैं। अच्छा, साल का मतलब होता है बड़ा कमरा। जो बड़ा कमरा होता है गांव में उसको साल बोला जाता है। तो इसलिए साड़ साड़ जिसको कहते हैं ना, वो जैसे अपने ये कमरा है, ये साड़ है एक तरीके से, जिसमें गाँव में चारपाई पड़ी रहती है बड़ी खूब सारी और सब लोग उसमें सोते रहते हैं। गाँव के कोई भी आए सब उसी में, तो उसको साड़ बोलते हैं बड़े कमरे को। तो ये बालाबाई के नाम से बना हुआ है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साड़। लड़की का नाम ही बालाबाई हो गया। वो बाई शब्द क्यों पड़ गया, उसका मुख्य कारण यह था कि बालाबाई जो है वो पृथ्वीराज कछवा करके एक राजा हुआ है, उसकी पत्नी है। और आप इतिहास में कई बार ऐसे पढ़ते हो ना कि बहुत ही गलत चीजें दिखाई गई होंगी, बहुत सारी चीजें अटपटी हैं। ऐसा कभी नहीं है, साहित्य पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे बालाबाई जो होती है उसका पति पृथ्वीराज कछवा था और ये भक्ति करने वाली महिला थी, बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास करती थी, कृष्ण की दीवानी थी एक तरीके से। और इसने अपने पति से भी कहा कि आप क्या युद्ध युद्धों में ध्यान रखते हो, भगवान की भक्ति कर लो, वही कम है। उसने भी कहा ठीक है, वो भी इनकी बातें स्वीकार कर लेता है और उसके बाद में वो भी भक्ति करने लग जाता है। अब भक्ति करने लग गया तो इन दोनों ने समय फिक्स कर रखा था कि भाई सुबह बालाबाई जाएगी मंदिर में, फिर उसके बाद में पृथ्वीराज कछवा जाएगा उठ के भगवान कृष्ण के मंदिर में। एक दिन पृथ्वीराज कछवा कहीं बाहर गया हुआ था, वो थोड़ा लेट पहुंचा और बालाबाई भी थोड़ी लेट पहुंच गई। तो बालाबाई जैसे इधर भगवान की मूर्ति है उस उनकी तरफ मुंह करके और ऐसे खड़ी थी और भगवान की पूजा कर रही थी। पृथ्वीराज कछवा पहुंचा वहां पे और पहुंच के उसने उनके कंधे पे हाथ रख के और कहा कि बाई, बाई मतलब बहन, कि थोड़ा सा साइड में हो जाओ। उसने पीछे घूम के देखा तो भाई खुद का पति, और उन्होंने कहा कि आपने मेरे को ही बाई कह दिया। उस दिन का दिन था और दोनों पति पत्नी के रिश्ते भाई बहन में बदल गए। ये राजा थे, तुम फालतू में कहते रहते हो, तुम्हारी तरह से थोड़ी है, समझ में आए तो सैया, नहीं तो भैया। वो वाला काम नहीं था वहां पे। अगर पति पत्नी के रिश्ते को भाई बहन में बदल लिया और उसके बाद में हमेशा बाई बोलते थे, इसलिए उस महिला का नाम ही बाई पड़ गया और उसी के नाम से ये बालाबाई की साल बनी हुई है। तो इसलिए नाम बड़ा हुआ था। तो बालाबाई की साल यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे राजस्थान की सबसे बड़ी भूल भुलैया स्थित है। गलियां बनी हुई है, एक जैसी गलियां हैं। तो वो गाइड अगर लेके जाता है तो चले जाया करो, बाकी अकेले मत जाया करो, घूम जाओगे, उसी में घूमते रहोगे, उसी में घूमते रहोगे, बाहर ही नहीं आओगे, है ना। इसलिए वो ऐसी बनाई गई है कि भाई कोई रास्ते में आ भी जाए तो वहीं उलझ जाए, यहाँ पे नहीं पहुंच पाए। तो याद रख लो। उसके बाद में यहाँ पे एक आते हैं जिसको हम कहते हैं सुहाग मंदिर, और एक कहते हैं यहां पर यश मंदिर। सुहाग मंदिर या यश मंदिर। आप सोच रहे होंगे ये मंदिर क्या है, ये दोनों महल है। सुहाग महल है और सुहाग महल और यश महल है। जयपुर वालों की ये कला एक बहुत अच्छी है कि ये लोग जो थे सभी रानियों के महल को मंदिर कहते थे, इसलिए कि महिला जो होती है वो मंदिर की तरह से पवित्र होती है, इसलिए सारे महलों के नाम ही क्या रखे हुए हैं, मंदिर। मंदिर सुहाग मंदिर जो है इसके सामने है दीवान ए आम, दीवान ए, और यश मंदिर जो है उसके सामने दीवान ए खास। अब ये कल्चर मुगलों की है, आम और खास।
खास का मतलब उन लोगों से मिलता था राजा जो उसके बहुत नजदीक है, सेनापति है, मंत्री है, और आम मतलब आम जनता से मिलता। पर वो जब राजा उनसे मिलता, महिला हमेशा देखने के लिए आती कि ये बातें क्या करता है, और वो वहां से हंसा करती, क्योंकि राजा सारी बात ये तो सीरियस थोड़ी करता, बीच में कोई एंजॉय की भी करते। तो कहते हैं कि महिलाएं दीवाने आम का नजारा स्वाग मंदिर में बैठ के देखती, और ये मनोरंजन के लिए जगह हुआ करती थी, और दीवाने काश में बैठ के देखती, ये इसका नजारा यश मंदिर में बैठ के देखती, ताकि उनका मनोरंजन हो सके। काम क्या था? काम तो कुछ होता ही नहीं था, काम करने वाली तो सब थी, दासियां हो गई और कोई लगा रखे होंगे काम पे, काम करने वाले तो वो थे। इनको क्या काम है? खा लो, पी लो, पहन लो, सो लो, और इतना खूबसूरत बन के रहो कि राजा हमेशा तुम्हारी तरफ ही देखता रहे, ताकि अगर जिस दिन खूबसूरती समाप्त, उसी दिन तू तेरे मैं मेरे, ऐसा होता था। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी रानी जो होती है, बच्चे को जन्म देने के बाद में उसको दूध नहीं पिलाती। ये लोग क्यों? बाहर मिलना फिर बताऊंगा। कहते हैं कि शरीर जो है ना, दूध पिलाने के बाद में वो बूढ़ा हो जाता है, महिला बूढ़ी लगने लग जाती है, तो इसी वजह से वो कभी भी दूध नहीं पिलाया करती है। क्या कह रहा है? अरे बावड़ा है रे यार, अब इसको क्या ही समझाए। तो अब इनसे तो बहस करे तो भी कोई और बात बोल देगा ये, तो इसलिए चुपचाप ही रहने में फायदा है। तो यहां से ये है कि सुहाग मंदिर। अब इसके बाद में देखो, जस्ट सामने एक चौक बना हुआ है जिसको कहते हैं जलेब चौक, और जलेब चौक में जाओगे तो यहाँ पे मंदिर है, और ये सबको मैंने बता रखा है, शीला माता पढ़ाया था ना, ये तो शीला माता का मंदिर है जो मान सिंह लेके आया था, अष्टभुजी प्रतिमा है। और यहीं पे एक मंदिर और है, जगत शिरोमणि। कौन सा? आजकल तो ऐसे सवाल आने लग गया, इनमें से कौन सा स्थान आमेर में नहीं है? अच्छा, आमेर वालों के कुल देवता कौन थे? हाँ, अंबिकेश्वर महादेव, ये याद रखना। तो अंबिकेश्वर महादेव भी कहां पे हैं? आमेर में। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी इसी किले में। और यहाँ पर एक मीना बाजार भी लगता है, मीना बाजार लगता था। मीना बाजार की परंपरा मुस्लिम कल्चर की है। मीना बाजार में अकबर जो होता वो महिलाओं के कपड़े पहन के जाया करता, क्योंकि महिला जो होती मीना बाजार में खूब सारी आती थी। रानियां तो आती है पर बाहर की भी उसमें भाग लेती, तो अकबर उसमें लड़कियों कपड़े पहन के जाता, और फिर वहां पे लड़कियां जो महिला होती घूंघट के बिना होती, घूंघट नहीं निकाल के रखती, क्योंकि सब महिलाएं महिला है, तो आपस में क्या घूंघट निकालना है, कोई पुरुष आ ही नहीं सकता। और फिर अकबर जाके और वहां से जो सुंदर लगती उसका हाथ पकड़ के लेके जाता, वो सोचती कोई लड़की है, और फिर उसके बाद में बाहर ले जाके फिर अपना वेश चेंज करता, और वो ही फिर उसकी रानी बनना पड़ता उसको। तो यहाँ से ये परंपरा चलती थी। और ये मीना बाजार कुछ दिन यहाँ भी लगाया गया, फिर आमेर वालों ने कहा ये सब नहीं चलेगा, फिर बंद कर दिया। पर वो नाम तो फेमस आज भी है ही कि मीना बाजार कौन से किले में है, तो आमेर वाले में। तो ये सब कल्चर उसी का। दीवाने आम दीवाने खास आ जाए, आप समझ जाना भाई मुस्लिम कल्चर का, ये शब्द ही ऐसे ही होते हैं। तो ये इसी किले में आएंगे, तो ये आप सब याद रख लेना, क्योंकि राजा यहीं पे रहते थे। तो सबसे पहले एंट्री कौन से पोल से? गणेश पोल के पास में कौन सा बाग है? पूछूंगा मैं अभी खड़ा करके, जितने पढ़ा दिए ना कल से उन सबको। और उसके बाद में यहाँ पर कौन सी झील है? बाउठा झील। उसके पास में कौन सी क्यारिया? उसके पास कौन सा मान सिंह ने बनवाया? इनके पहले कदम कहाँ पड़ते थे? उसके बाद में बालाबाई की क्या बनी हुई है? साल। दीवाने आम के सामने क्या था? सुहाग मंदिर। दीवाने काश के यश मंदिर। कृष्ण का मंदिर कौन सा है? जगत शिरो। भगवान शिव का कौन सा है? अंबिकेश। देवी कौन सी का है? शीला माता। याद रह जाएगी बात। कोकिल देव ने कोकिलगढ़ रखा था, प्राचीन नाम अंबावती नगर था, इसलिए अंबावती गढ़। पहला प्रवेश द्वार कौन सा है? गणेश। उसके पास में कौन सा बाग? दिल आराम बाग।
उसके पास में माउठा झील है ना, और झील के पास कौन सी क्यारी, सबकी खुशबू मानसिंह ने बनवाया। पहले कदम किसमें पड़ते थे, और एक बालाबाई के नाम से। उसके बाद में जलेब चौक के अंदर कौन सी देवी, शीला माता, कौन सी, शीला। और एक कृष्ण का मंदिर कौन सा, इनका कुल देवता कौन, अंबिकेश्वर। और मंदिर दो रानियों के मनोरंजन के लिए, सुहाग और यश। उनके सामने क्या क्या बना हुआ है, दीवाने आम और दीवाने काश, ये याद रखना है। फिर यहाँ पर बिशप हैबर आया था, और हैबर ने कहा था कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है, क्रेमलिन शहर है, उसमें जो देखा है, अल ब्रह्मा शहर के बारे में जो सुना है, क्योंकि वो दोनों खूबसूरत हैं, और उनसे भी खूबसूरत महल जो है वो कौन से के हैं, आमेर के। ये इसकी कहावत है। तो लिख को दिखा एक बार, तो फिर खड़ा करके पूछूंगा, 2-4 को मुर्गा बनाऊंगा आज में। अच्छा, आज तो तुमने जल्दी करवा लिया है, 3 बजे तक फ्री। क्यों 3 बजे बाद कहाँ जाओगे, शाम को? अच्छा, रिवीजन कर लेंगे। कर लोगे भाई साहब, तुम्हारे नीचे नीचे सब पढ़ने में। अब की बार मेरिट यही क्लास देगी सब भर्तियों में। लिखो भैया, आमेर के किले के उपनाम लिखो। सही बात है। मेरे ऐसे कहने से ही अगर नौकरी मिलती तो मैं तो श्राप ही देता, यहाँ थोड़ी आता। आमेर का किला उपनाम लिखो, अंबावतीगढ़, अंबावतीगढ़, कोकिलगढ़, कोकिलगढ़, अंबावतीगढ़ और कोकिलगढ़। लिख लिया आप? उसके बाद में लिखो निर्माण। अपने आरबीएससी किताबों में लिखा हुआ है मानसिंह प्रथम। वैसे मानसिंह ने तो जीर्णोद्वार करवाया, पता नहीं आरपीएससी इन सब चीजों को कैसे मान लेती है। जब रियासत को बताओ, आप सबको बताया दूल्हे राय बसा रहा है, दूल्हे राय बसा रहा है, तो आमेर में तो राजधानी भी उनके समय में बन रही है, कोकिल देव के समय में। चलो कोकिल देव चल जाए कि कोकिल देव को निर्माता मानते, ठीक है, पर उसके बाद बहुत सारे राजा हुए, पृथ्वीराज कछवा, आस्करण और पुंजन राय, फिर उसके बाद में भारमल, भारमल से पहले और भी था, तो ऐसे खूब सारे राजा हुए। फिर उसके बाद भगवान दास, फिर भगवान दास के बाद मानसिंह। तो मानसिंह से पहले वाले सारे खेतों में ही रहते थे क्या? जो इसका मतलब यही हुआ कि आप कह रहे हो मानसिंह निर्माता है, कुछ चीजें बनवाई है। ये क्या होता है कि जो भी व्यक्ति वर्तमान स्वरूप प्रदान करता है उसका नाम देते हैं। जैसे आप इतिहास में पढ़ते हो, महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 किले बनवाए, और रियल में कुंभा के बारे में पढ़ो तो कुंभा जी ने ऐसा खुद से निर्माण किसी का नहीं करवाया। नहीं नहीं, समझदार था, सबके ऊपर प्लेट लगवा दी, जहां जहां गया अधिकार किया उन सब पे लगा दिया, पर इतिहास लिखवाने वाले तो वही थे, इसलिए तो उनके खुद के द्वारा कोई नहीं बनवाया गया। आप कुंभलगढ़ पढ़ते हो, कुंभलगढ़ को पहले संप्रित बनवा के चला गया। संप्रित अशोक सम्राट की कोई पीढ़ी है, बाद की 30-40वीं पीढ़ी में कोई संप्रित नाम का व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता था, और कुंभलगढ़ की लोकेशन जो है ना ऐसी जगह पे कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसको लगा यार एकांत में भक्ति करेंगे, इसलिए थोड़ा बनवा लेते। उसने बनवाया, उसके ऊपर 2-4 महल बनवा दिए कुंभा ने। नाम आज क्या आता है कुंभलगढ़ का निर्माता? अचलगढ़ बनवाया था परमार शासकों ने, और कुंभा उस पर अधिकार करके 2-4 काम करवा दिए, 2-4 बाटे लगवा दिए। नाम क्या आता है? कुंभा। ये बसंती दुर्ग बनवाया था किसी और ने, नाम क्या आता है? कुंभा। ये सब उन्हीं के नाम से आता है, तो इसीलिए मचान दुर्ग है, बहुत सारे बोमट दुर्ग है, इन सब का निर्माता कोई और ही था। नहीं तो कुंभा उस समय में इतनी चीजें कैसे बनवा सकता है? लगभग 62 युद्ध लड़े उस आदमी ने, बस अधिकार सब पे कर लिया। तो इसलिए आप याद रखो, तो
तो क्या लिख लिया, निर्माण किसने करवाया, मानसिंह। कोष्टक में ये भी लिखो आरबीएससी के अनुसार, क्योंकि कभी कभी फिर मिस्टेक हो जाएगी। आरबीएसई, ये आरबीएससी किताबों में है ये बात, ताकि आपको अब आगे सोर्स ढूंढना नहीं पड़ेगा। कई बार ये गलत भी आते हैं ना चीजें। उसके बाद में लिखो साहब श्रेणी गिरिद्रुग, श्रेणी गिरी, गिरिद्रुग। गिरी का मतलब पहाड़ होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और पहाड़ी का लिख दो खोगोंग। कौन सी पहाड़ी पे है, खोगोंग की पहाड़ी। लिख दिया, अब लिख दो आगे दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल। और दर्शनीय स्थल में लिखो गणेश पोल, गणेश पोल। गणेश पोल के सामने लिखो फर्ग्यूसन ने, देखो नाम लिखा हुआ है आगे, फर्ग्यूसन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया। लिख लिया। उसके बाद में अगला लिखो दिलाराम बाग, दिलाराम बाग। और दिलाराम बाग में इन सब के ज्यादातर का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। तो कभी आ भी जाए तो कर सकते हो मिर्जा राजा जयसिंह, इसका लिख दो दिलाराम बाग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह। उसके बाद में लिख लो माउटा झील केसर की क्यारियां, माउटा झील केसर की क्यारियां। इस पे रख के लिख लो, नहीं लिखा जाता, केसर की क्यारियां। लिख लिया, माउटा झील केसर की। फिर लिखो महल, महल लिखो। और महलों में लिखो सबसे पहले सुख महल। इसके निर्माण के डाटा मिलते हैं सवाई जयसिंह। सुख महल सवाई जयसिंह, ऐसे क्यों कर रहा है भाई, आ गया क्या, सवाई जयसिंह। उसके बाद में लिखो मानसिंह महल, मानसिंह, मानसिंह महल, मानसिंह। मानसिंह महल, मानसिंह प्रथम है भाई ये। उसके बाद में लिखो कदमी महल, कदमी, कदमी महल। निर्माण राजदेव, राजदेव, राजदेव। सबसे प्राचीन महल है, लिख दो सबसे प्राचीन महल, सबसे प्राचीन महल।
उसके बाद लिखो जयपुर के शासकों का राज तिलक होता है। जयपुर के शासकों का राज तिलक होता है। लिख लिया। उसके बाद में लिख दो एक शीश महल भी है जिसे दर्पण धाम कहते हैं। शीश मतलब शीशा, शीशा मतलब दर्पण, धाम शीश महल, दर्पण धाम। बिहारी ने कहा था शीश महल को दर्पण धाम, बिहारी ने कहा था। बिहारी ने कहा था। फिर लिख दो बालाबाई की साल, बालाबाई की साल। फिर लिख दो सुहाग मंदिर, सुहाग मंदिर के जस्ट सामने एरो लगा के दीवाने आम। दीवाने आम। और दूसरा लिख दो यश मंदिर, दीवाने खास, दीवान ए खास। ठीक है। फिर लिखो जलेब चौक, जलेब चौक। जलेब चौक में लिखो शीला माता मंदिर, जलेब चौक शीला माता मंदिर। शीला देवियों में पढ़ाया भी है वैसे। शीला माता मंदिर। तुम नवरात्रों में तो मेला लग रहा होगा, गए होंगे तुम। हैं? कहीं मत जाया करो। जन्म इसलिए हुआ है कि बस यहीं रोड तोड़ना है और एक दिन मर जाना है। जिस आदमी को घूमने का ही शौक नहीं हो, पैदा ही क्यों हुआ है? ऐसे ये बोलते ना, ने ज्ञान तो ऐसा देते हैं जैसे तो इनको समय ही नहीं मिलता। यार बस सारे दिन कागज कतरते हैं। बूढ़े बूढ़े लोग कहते हैं कि सारे दिन ये कागज कतरता है जो, तो इतना टाइम भी नहीं मिलता। नहीं, मैं तो क्यों ले जाऊं? मैं ले जाऊंगा तो भी लड़कों को ले जा सकता हूं, लड़कियों से तो मुझे डर नहीं, लड़कियों से तो मुझे डर लगता है। हैं? हाँ, गाड़ी की चाबी तो कोई ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। पर्ची आई है, ये क्या दे रहे हैं? जो समझदार है कोई बच्चा भाई पर्ची लिख के देता है। हाँ, फालतू बात नहीं करता। अरे वाह। अकबर और किरण देवी की भेंट मीना बाजार में हुई थी, इसके बारे में कुछ बताएं सर। वाह, इतिहास पढ़ रहे हो? इतिहास पढ़ रहे हो कि कल्चर? इतिहास। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। इसने पूछ लिया तो नहीं नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। नहीं, बाकी मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये इतिहास वाला मास्टर पढ़ाएगा, मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा। अरे मैं कुछ नहीं पढ़ाऊं। इतिहास में बताया जाता है किरण देवी जो है वो महाराणा प्रताप की वंशज है, उन्हीं के परिवार से। पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी है। पृथ्वीराज राठौड़ इसीलिए तो प्रताप का फैन था, क्योंकि भाई बीननी लेके आया, नहीं माने तो भी मुंह तोड़ दे उसका, इसलिए डर की वजह से मान लो। तभी तो पृथ्वीराज राठौड़ ने पातल और पीतल लिखी थी, और जिसमें वो पातल प्रताप को मानता है, पीतल खुद को मानता है। तो ये थे कि भाई पृथ्वीराज राठौड़ को
ज्यादातर अकबर अपने दरबार में रखता था, इंटेलिजेंट था, सुपर इंटेलिजेंट। जो उस जमाने में डिंगल भाषा का व्यक्ति हो, हेरोल्ड्स कहलाता है, तो उसको कितनी नॉलेज होगी। अपन पता नहीं क्यों किस जन्म में पैदा हुए हैं। मैं कई बार कोशिश करता हूं ऐसा कि मुझे बहुत सारी किताबों का नॉलेज होना चाहिए, पर नहीं होता। मैं पढ़ता भी हूं, फिर भी नहीं होता। उन लोगों को कितना नॉलेज, जैसे कल मैं बाकीदास जी की पुस्तक लेके गया तो उसमें मैं पढ़ रहा था बार बार, कहते हैं कि बाकीदास जी को लगभग 4 से 5 भाषाओं की नॉलेज था, और वो आदमी अपने को एक का ही नहीं है सही ढंग से। तो सही बात तो यही है, उनको 5 भाषाओं की नॉलेज। तो ये वास्तव में उस समय के जो लोग पैदा हुए हैं ना, वो देवता थे, कोई दैवीय शक्ति थी उनके अंदर। अपने मरे मरे भी, अपने तो इंग्लिश कभी याद नहीं होती, अपने से शुद्ध हिंदी नहीं बोली जाती, संस्कृत का एक अक्षर नहीं आता, वो दूसरी कंट्री की भाषा को भी अपना बना लिया गए थे। तो उस समय में पृथ्वीराज राठौड़ की बात थी। तो एक दिन मीना बाजार की ऐसी घटना है जिसमें कहते हैं कि भाई किरण देवी वहीं थी मुगलों के दरबार में, मीना बाजार लगा हुआ था, और अकबर महिलाओं के कपड़े पहन के गया, और वो उसको पकड़ के लेके आ गया किरण देवी को, और अपने महल में ले आया। उसको लगा कोई लड़की होगी, वो आ गई उसके साथ में, और उसके बाद में वो महल के दरवाजे बंद कर देता है। और जब वो भाई अपने कपड़े हटाता है तो अकबर दिखा। अब किरण देवी प्रताप की वंशज है, हमेशा अपनी कमर में कटार रखती थी, तो वो कटार रखती थी। अब किरण देवी बेचारी डर गई, वहां पे दरवाजा है, जैसे ये दरवाजा है, तो उसको बंद किया गया, दोनों वहीं पास में खड़े थे। किरण देवी बेचारी पीछे हटी, पीछे हटी तो वो आगे चलता आया, फिर पीछे हटी, वो आगे चलता हुआ आया। अब कहते हैं किरण देवी दौड़ के पीछे दीवार के चिपक गई, अब उससे आगे कहीं जा ही नहीं सकती। तो उधर से अकबर जैसे चल के आता है, तो उसमें लिखा हुआ है इतिहास की साहित्य किताबों में, क्योंकि कवि की कल्पना होती है ये सब ज्यादातर, जैसे ये मैट है, इस टाइप का राजाओं के बिछा हुआ होता था कुछ। ओ हाँ, तो वो जो भी होता, उसने उसको पकड़ा, और पकड़ के उसको जोर से खींचा, क्योंकि भाई योद्धा के परिवार से आए तो ऐसा हड़की तो है ही नहीं। खींचा तो अकबर धड़ाम से नीचे, और किरण देवी दौड़ के उसकी छाती पे बैठ गई, और तलवार लेकर अकबर की गर्दन पे लगा दी, और कहती है कि बता मारू या छोड़ दूं। अब उसके बाद में अकबर कहता है कि अब की बार तो छोड़ दे, आगे से तुझे परेशान नहीं करूंगा। बोला तूने टपोरी समझ रखा है सबको, है ना, मन मर्जी आया उसी का हाथ पकड़ के ले आया। अब पता चलेगा तुझे, मैं तुझे ये पता है कि मैं हूं कौन, जिसकी वजह से तू सो नहीं पाता था, उस परिवार की बेटी हूं मैं। अब सो नहीं पाता था तो दिमाग में आता है कि एक ही राजवंश था जिसकी वजह से सो नहीं पाया मैं, तो वो कौन सा, मेवाड़। तो कहते हैं कि साहब प्रताप के वंशज हूं, तो ये किरण देवी की बात है। तो तुम हिस्ट्री में पढ़ना ये चीजें, लिखो आगे। क्या लिखवा दिया लास्ट, जलेब चौक। आगे लिखो जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। और इसमें लिखो जगत शिरोमणि में निर्माण कनकावती, कई बार आता है पेपर में ये, मानसिंह की बीननी है ये। बेटे जगत सिंह की याद में, जगत सिंह की याद में बनवाया था, लिख दो ये, कई बार सवाल ऐसे भी आते हैं किसकी याद में बनवाया गया। तो जगत मतलब जगत सिंह, जगत सिंह की याद में लिख दिया। उसके बाद में लिख लो अगला, अंबिकेश्वर महादेव, इंपोर्टेंट कर लो इसको, अंबिकेश्वर महादेव। और फिर बिशप एबर का कथन लिख लो।
क्रेमोलिन में जो देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, क्रेमोलिन में जो देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, इसके महल उससे भी बढ़कर हैं। आमेर के महल उससे भी बढ़कर है खूबसूरती में। क्रेमलिन में जो देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, इसके महल उससे भी बढ़कर हैं। लिख लिया? क्रेमलिन में जो देखा, अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, इसके महल उससे भी बढ़कर है। ठीक है, अगला लिख लो, जयगढ़। इधर से जाते हो तो जयगढ़ ही पहले आएगा। आप जा सकते हो जयगढ़ में, उसके बीचों बीच रास्ता है ना आमेर से, डायरेक्ट सुरंग है। सुरंग से तो जाओगे नहीं, डर लगेगा ना। हाँ, तो ऊपर ऊपर से भी रास्ता है जो डायरेक्ट खुलता है जयगढ़ में से, पीछे से जाके अंदर चला जाता है। गए कभी? तो तुम जयगढ़ तो गए, जयगढ़ भी नहीं गए? अरे पढ़ने से क्या ही मतलब है? तो आर्थिक स्थिति कमजोर है। आर्थिक स्थिति कमजोर होती तो पाठशाला में एडमिशन नहीं होता है ना, घर पे किताबें पढ़ रहे होते। इसलिए ये तो कभी मत को। और इतनी भी कोई ज्यादा उनकी ये नहीं है कि पेमेंट ज्यादा लगती है, कि जरूरी थोड़ी है तुम्हें पैसे देने, मत दो। वैसे जाके देख के आओ, कम से कम बाहर से देख के आओ। बाहर से देखोगे लोकेशन का पता चल जाएगा। हैं? मैं तो बिना पैसों के ही जाता हूं, मैं फ्री में। हैं? इन तीनों में तो मैं फ्री में चला जाता हूँ। चित्तौड़ में टिकट लगती है 20 रुपए 25 रुपए की, 50-60 रुपए मान लो ज्यादा ज्यादा। ये ज्यादातर यही लेते हैं, ये 250, 300, 500। उदयपुर में मैं फ्री में जाता हूँ, क्योंकि ये काम आता है। लड़का स्टूडेंट इस जगह पे काम आता है ना। वो खूब सारे जितने पढ़े हुए हैं, तो लड़की को तो वैसे ही नहीं बोल सकते, तो वो लड़के जो होते हैं वो खुद ही लेके चले जाते हैं। मैं जानता हूँ, मैं वहां पे काम किया। वो तो अधिकांश से जो उदयपुर में पढ़ते थे वो छोरे सारे काम करने वाले, वहां बिल्ले कम होते हैं। उनको पता है यार अपनी कमाएंगे तो घर चलेगा, क्योंकि पिताजी उनके टिका के फ्री रहता है। इसलिए वो पहले नौकरी करते हैं प्राइवेट, दिन में सुबह जाते हैं, शाम को कोचिंग आते थे। तो होटल ताज में, ऐसे ताज होटल जिसमें एंट्री करने के रुपए होते हैं, है ना, वहां भी जाके आए थे हम तो फ्री में ही। क्योंकि वो लड़का काम करता था, वो जहां जहां पे ले जाया करता। पहले वो मेरा इंस्टा भी वही हैंडल करता था, वही चलाता था। शुरुआत में इंस्टा चलाना है उसी ने ही सिखाया, नहीं मैं ज्यादा सोशल मीडिया से दूर ही रहता हूँ। तो इसलिए, तो उस वजह से उन्होंने ही चलाना सिखाया, तो वो सब जगह लेके गया और सब जगह कुछ नहीं लगा, फ्री में देख के आए। फिर बाद में तो और भी जान पहचान के कई हो गए। अब यहाँ भी एक साथी जो है वो ले जाता है, उसके मामा जी की ड्यूटी है इसमें आमेर में। तो जयगढ़ में जाते हैं तो आमेर वालों की कांटेक्ट जयगढ़ वालों से भी है, जयगढ़ वालों का नारगढ़ वालों से भी है। सब जगह वो ही फोन कर देता है, तो फ्री में देख के आते हैं। बोला स्टाफ ही है, काहे का स्टाफ है। तो देखो, तो हमें फ्री में घूमने वाला गरीब आदमी। तो देखो अगली बात, तो जयगढ़ का किला, जयगढ़ का किला कहाँ पे है? जयपुर में, भरतपुर में। भरतपुर वालों का बस चले तो इसको भी भरतपुर में ले जाएं। हैं? ले जाओ इसको उठा के, जाएगा नहीं पर यार इतनी दूर। तो अब देखो यार, इसके उपनाम सुनो। इसे कहते हैं संकट मोचक दुर्ग। क्या कहा जाता है?
मोचक दुर्ग, ये संकट मोचक दुर्ग कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति हार की स्थिति में होता था, रहते आमेर में, बक्के नीचे नीचे किस में पहुंचते? जयगढ़ में। जयगढ़ पहले आता है, तो सुरंग से चले जाते सारे परिवार को लेके ऊपर, तो वहां फिर हार ही नहीं सकते आप, हाइट पे हो, इसलिए तो संकट मोचक है, आप लोगों को बचाता है, इसलिए संकट मोचक किला कहलाता है। इसका दूसरा नाम होता है चील का टीला। चील का, किताबों में लिखा हुआ है चिलय का टीला, किताबों में लिखा होता है चिलय का। चिलय क्या होता है? होता क्या है चिलय? जिस जगह पे ये किला बना हुआ है, उस जगह पे पहले ऐसा होता था कि जो राजनीतिक कैदी होता, जैसे आप नोटंकी कर रहे हो राजा के खिलाफ, आपने कुछ भी स्टेटमेंट दे दिया राजा के खिलाफ, तो राजा के सैनिक आपको पकड़ के ले जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, आपको बंदी बना लेंगे, और आपके मर गए तुम किसी वजह से भी, भूखे रह के कैसे भी मर गए, जो भी मरता है उसको उठा के आमेर के पास ये पहाड़ी जगड़ वाली ज्योति इस पे फेंक देते। अब जब आदमी को डायरेक्ट ऐसे फेंक दिया तो चील आएंगी और चील उसको खाती, तो ये चीलों का स्थान था पूरा का पूरा। तो इस पहाड़ी को क्या कहते थे? चील की पहाड़ी। इसीलिए राजस्थान पुलिस 2014 का सवाल है ये कि ईगल पर्वत पर कौन सा किला है? चील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसलिए चील का टीला और चील का और ईगल का बात वही है। ये चिलय कोई शब्द नहीं होता है, चील ही होता है, इसलिए आप याद रख लो चील का टीला है ये। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, दो नाम आपको ये याद होने चाहिए। उसके बाद में इसके निर्माण के बारे में, इसके निर्माण के बारे में भी यही आता है साहब कि मान सिंह ने करवाया, परंतु नाम आपको किताबों में क्या मिलता है? क्योंकि इसका नामकरण जो है ना, नामकरण जिसके नाम पे ये जयगढ़ पड़ा है वो मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पे है। जयगढ़ किसके नाम पे पड़ा? मिर्जा राजा जयसिंह ने कुछ काम करवा दिया यहाँ पे, और पर ये वर्तमान स्वरूप जो है, जो वर्तमान स्वरूप इसको प्रदान किया, बाद में इसमें कुछ महल वहल बनवाए, उसका नाम आता है यहाँ पे सवाई जयसिंह। इसलिए वर्तमान स्वरूप किसका आएगा? सवाई जयसिंह। इसलिए आप जब भी पढ़ोगे आरबीएससी वाली किताबों में, इसका निर्माता कौन मिलता है? सवाई जयसिंह। इसलिए मिलता है। थोड़ा मोड़ा काम करवा दिया था परकोटे वरकेटे का मानसिंह के टाइम पे, फिर धीरे धीरे चीजें बनने लगी, तो वो मिर्जा राजा जयसिंह के, और सर्वाधिक किसके समय में? सवाई जयसिंह, इसलिए ये नाम पड़ा हुआ है। तो जयगढ़ जैसे जयसिंह, जयसिंह के नाम पे क्या है? जयगढ़। इसकी जो श्रेणी आती है इस किले की, वो आती है साहब गिरी। अधिकांश किले किस पे है? गिरी पर। और ये कौन सी पहाड़ी पर है? ईगल पर्वत। यहाँ पे क्या याद रखना पड़ेगा? ईगल पर्वत ही याद रखो। तो ये ईगल पर्वत पे बना हुआ है। तो जयपुर के राजा को कोई आमेर में कूटने के लिए आ जाए तो सुरंग से कहां पहुंचते? जयगढ़। सिंपल तरीके से याद रखो, रटो क्यों? इसीलिए उसको संकट मोचक दुर्ग कहते हैं, बचाने वाला भगवान हनुमान जी। इसी प्रकार से इसको भी मान लेते हैं संकट मोचक किला है। और उसके बाद में यहाँ पे सब लोग, जहां कोई भी व्यक्ति मरता उसको फेंकते थे, इसलिए पहाड़ी का नाम क्या था? चील का टीला या ईगल पर्वत। शुरुआत मानसिंह ने कर दी, विकास करने वाला राजा है, इसलिए मानसिंह सब चीजों की शुरुआत करता है यहाँ जयपुर में। जब उत्तर अधिकांश मानसिंह ही होता है, इसलिए आरपीएससी तो पूछती ही मानसिंह को ही है, उसके अलावा किसी का पूछती ही नहीं है वो। तो वो मानसिंह, और फिर उसके बाद में नाम जय, तो उससे दिमाग में क्लिक होना थी जयगढ़ जयसिंह के, और वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह। पहाड़ी कौन सी? ईगल पर्वत। याद रह जाएगी बात। अच्छा, इस किले में जैसे आप जाओगे तो एंट्री हो जाती है साहब आपकी, 3 साइड से एंट्री होगी, ये ध्यान रखिएगा। एक साइड से, दूसरी साइड से और तीसरी साइड से, इधर ही है वो। तीनों साइड में अलग अलग दरवाजे हैं। इधर वाला दरवाजा जो है जिससे आप डायरेक्ट जाते हो उसको बोलते हैं बैरू दरवाजा। इधर आमेर की तरफ से आ रहा है उसको अवनी दरवाजा। इधर नाहरगढ़ की तरफ जा रहा है उसको, यहां एक दरवाजे का नाम और है अवनी, बैरू, और बताओ दिखा, नहीं दिमाग से ही निकल गया कौन सा था।
इधर से गए तो अवनी से गए थे, बैरू देखा, एक दरवाजा और है, कौन सा? हाँ, डूंगर दरवाजा। तो ये डूंगर दरवाजा है भाई, तीनों तरफ किले हैं। अब आप मान लो कि आपको समस्या हो जाए कि जयगढ़ पे भी आ गए हो, तो कहते हैं कि जयगढ़ से सीधा रास्ता जा रहा है नाहरगढ़। कहां कहां जाएगा वो युद्ध करने वाला, इसलिए उन्होंने बड़ी व्यवस्था बना रखी थी। फिर दूसरी बात ये भी होती है कि जो नाहरगढ़ से पहाड़ी हाइट पे है, नाहरगढ़ यहाँ पहाड़ी हाइट पे है, यहां से पानी इकट्ठा होता है, वो पानी चल के आता है यहाँ नालियों से, इस किले में पहुंचता है। यहाँ पे एक बड़ा सा पानी का क्या है, टाका, उस टाके में आके गिरता है। इस टाके से डायरेक्ट फिर ये इसके नीचे कौन सा है, आमेर है, यहाँ आमेर में पहुंचता है ये पानी। ये पानी की सुविधाएं यहीं से होती थी पूरी की पूरी। तो नाहरगढ़ से बारिश का पानी चला जयगढ़, जयगढ़ से आमेर, ऐसे चलता है। इसमें बहुत सारे टाके, एक नहीं 3 टाके बड़े बड़े। तो पानी के टाके कौन से किले में है, जयगढ़ में। आप जैसे एंट्री करोगे, यहाँ पे जैसे एक चौक बना हुआ है बड़ा सा, आपको देखने के लिए चौक ही मिलेगा, ये तो टाका हो गया, ठीक है। उसके बाद में आगे थोड़ा चलोगे तो दरवाजा है और ये चौक है। इस चौक में इसमें महल है, इसमें 2-3 महल है। एक महल का नाम है ललित महल, एक महल का नाम है खिलबत महल, खिलबत महल, एक महल का नाम है आराम मंदिर या आराम महल कह लो, मंदिर ही महल है। तो ये तीनों। अच्छा, ये चौक जो था ये रानावत जी का है, कौन सा है, रानावत जी का चौक है। इस रानावत जी के चौक, रानावत राजा का नाम है, और रानावत जी के चौक में ये 3 महल है, ललित महल, खिलबत महल, आराम महल। ऐसा कोई विशेष नहीं होता कि बहुत बड़े महल होते हैं। कई बार तो शक और होने लग जाता है कि आप इतिहास में तो ऐसे लिखते हो कि राजा इतना बड़ा था, इतना शक्तिशाली था, और महल में जाके देखते हैं तो फिर इतने से महल में आ गया, मतलब बस इतना सा राजा था, अपने इसका मतलब ज्यादा बड़े महल बनाते हैं। ये लोग कितने समझदार थे, आपको मुझे नहीं पता। ये वाली जगह जो है ना इतनी सी है, ये इसको यहां तक तो चलो, इतनी तो चौड़ी होगी वो, और ये बस यहां तक आ जाओ, ये एक महल है इधर इधर का। कितना हो गया भाई ये, इतनी तो आजकल कई घरों में रसोई है। उसके बाद में ये दूसरा खिलबत, इधर दूसरा महल, सुबट निवास नहीं लिखा गया, हाँ तो सुबट निवास भी यहीं पे ही है, एक ही जगह पे है। फिर नीचे सुरंग ही सुरंग से लाइटें लग रही है, उसमें से आगे जाओ, फिर जाके कोई आराम महल आता है, बोले यहाँ आराम है भाई, है ना। पर सरकार इतनी मूर्ख है कि जो ये आराम महल बना हुआ है, बड़ी अच्छी लोकेशन है, पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, पेड़ है पहाड़ी पे, इतने खूबसूरत है, झरने वरने टाइप से पानी, फव्वारों वाले नहीं निकलते, उस तरह से फव्वारे लग रहे हैं, पानी चलाया जाए बीच में, इतना खूबसूरत। ये अच्छा महल था। एक इधर छोटा सा महल है, इधर है बीच में बरामदा सा था, और ऐसी जगह पे अगर वहां पे कोई होटल चले तो गजब का काम है, कोई भी व्यक्ति को दे दे, और सरकार पर नहीं। इन किलों में कोई ढंगी काम करे तो काम आए, तो वो व्यवस्थित रहे, बची रहे। मान लो वहां कोई दुकान ही खोल ले जाके अंदर ऐसा खाने वाने का, क्योंकि वहां तक आदमी जब पहुंचता है ना, इतना चल लेता है पैदल पैदल, हाँ मर गए है ना, इतनी बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि ये बहुत लंबा है, चलने में बहुत लंबा है दूर तक। तो वहां जो ना चाहते हुए भी उसको चाय पीनी ही पड़ेगी, ना चाहते हुए उसको वहां पे कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, उनका भी फायदा हो। पर जो काम करने होते हैं वो तो करते नहीं, फालतू ही पंचायती करते रहते हैं, कोई लेना देना तो होता नहीं है। तो यहां से याद रख सकते हो, तो ये चौक रानावत जी का, ये सब उसमें महल बने हुए। सबसे पहले कौन सा याद रखोगे, फिर खिलबत निवास, फिर सुबट निवास, फिर आराम मंदिर। तो ये दरवाजा कौन सा, अवनी और भैरू और डूंगर, और इसमें क्या है, पानी के टाके। यहीं पर ही एक छोटा किला जो अंदर ही है, विजयगढ़। विजयगढ़ जो होता है ये अंतः ध्रुव कहलाता है। इसको अभी कोई कुछ नहीं है, इसको एक पता नहीं किस में बदल दिया गया है अब तो, पहले ये विजयगढ़ था, अब तो इसको बदल दिया, पता नहीं मुझे, मैं भूल गया था वो, हाँ कुछ ऐसा ही था, उसमें बदल दिया वर्तमान में। तो उसमें अंदर कला है, कपड़े की कलाकारी की चीजें रखी हुई है ना।
और कहते हैं कि विजयगढ़ के अंदर जो कोई भी व्यक्ति चला जाता वो कभी भी बाहर नहीं आता था, उसकी मृत्यु ही होती थी। कैदी को रखते थे, जो भी कैदी होता उसको विजयगढ़ में डालते, और जो भी इनके पास खजाना होता वो सारा का सारा विजयगढ़ में होता। अब उस विजयगढ़ की स्थिति इसलिए भी खराब हो गई क्योंकि इंदिरा गांधी जो है वो इतिहास से जुड़ी हुई है, उसको पता था कि राजाओं के साथ संधि किस किस ने की, संधि की तो पैसा किस किस के पास होगा। तो आपातकाल जब लगा तो यहां से भाई साहब उसकी खुदाई करवाती है विजयगढ़ की, कि भाई खजाना किस में रखते थे, ये सारा विजयगढ़ में, क्योंकि आप हमेशा उसी जगह पे रखते हो जो अंदर चीज होती है। जैसे अपन संदूक भी अंदर होगी उसमें रखेंगे, तो विजयगढ़ किले के अंदर का भाग है जहां पे लोग जल्दी से नहीं पहुंच सकते, और एक साइड में रह जाता है, और वहां पे तोप भी रखी हुई है जयबाण, तो कोई जाएगा बोला उड़ा देंगे, तो वैसे ही डर रहता था लोगों को। उसी साइड में जयगढ़ है, उस विजयगढ़ है, और उसी साइड में वो तोप रखी हुई है। तो इंदिरा गांधी यहाँ पे आपातकाल के टाइम में फायदा उठाती है, क्योंकि लगाया उनके द्वारा ही गया था, और उन्होंने खुदाई करवाई। यहाँ से खुदाई करवाई तो यहाँ के लोकल लोग जो होते हैं उनका कहना है, डोकरों का, कि लगभग 20 से 30 ट्रक भर के सोने के ले गई। 20 से 30, सोच के देखो, अगर वो सोना राजस्थान में होता तो आज सबके पास करोड़ों रुपए होते, और तुम यहाँ कोचिंगों में तैयारी नहीं कर रहे होते, है ना, हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। अगर मिलता तब तो सबकी व्यवस्था सुधरती। कहते हैं कि वो पैसा लेके चली गई, और नीमराणा के आसपास जाके वो ट्रक गायब हो गए थे, क्योंकि नीमराणा से डायरेक्ट कहीं और ही पहुंचा दिया, स्विस बैंकों में चला गया डायरेक्ट। आज उससे कांग्रेस सरकार चल रही है, इसीलिए गुण गाते हैं लोग इंदिरा गांधी के कि भाई है। और दूसरी, इंदिरा गांधी के बारे में तुम्हारे दादा से बात करके देखो, दादा हमेशा ये कहेगा, आज भी कांग्रेस को वोट दादा इंदिरा गांधी को देख के ही देता है। वो एक डायलॉग और होता है, जैसे मेरे दादाजी है, मैं उनको पूछता था, कई बार पूछता हूं, आज भी उनकी यही है। मैंने कहा तुम कांग्रेस को वोट क्यों देते हो, तो बोला यार क्यों नहीं देंगे, हमारी इंदिरा अच्छी थी, जैसे तो दादा की गर्लफ्रेंड रही हुई हो, ऐसी बात कर मारी इंदिरा, जैसे तो खुद की उसके साथ ही घूमी हुई हो ना, कितना बिलीव है उन लोगों को। फिर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा आप क्यों कहते हो, ऐसा क्या हुआ था उस समय में जो आप इस चीज को मानते हो कि भाई ये इंदिरा हमारी है, हमारी है। तो फिर पता चला, जो किताबों में भी नहीं है ये बात, क्या था कि पहले सारी की सारी जमीन राजस्थान में राजपूतों की थी, जितनी भी जमीन थी वो सब राजपूतों की थी, और इंदिरा जैसे ही शासन करने के लिए आई, अब यहां से उन्होंने सोना निकाला उसी टाइम पे भगदड़ होती, चीज लोग जानते तो कुछ मांग उठाते, कुछ उल्टी पुल्टी करते। इंदिरा गांधी ने जैसे नरेंद्र मोदी की तरह से एक स्टेटमेंट दे दिया वहां से बेटी बेटी ने। क्या स्टेटमेंट, कि बाकी सब लोग जो थे वो राजपूतों की जमीन को बहाते थे, खेती करते थे, उसका स्टेटमेंट था कि जो जमीन बारह है उसकी, इसलिए कोई मांग ही नहीं उठाया, चाहे कितना ही सोना लेके चले जाओ, बात ही नहीं हुई आगे। तो वो लेके चलेगी, इनको पता ही नहीं है भूगोलों को कि बहुत सारा ले गई, तुम्हें तो दे दिया फालतू का ये, कि भाई जमीन जो बारह है उसकी, और उसके बाद में वो प्रीपर्स बंद कर दिए राजाओं के। इसलिए वो कहते हैं कि इंदिरा हमारी, क्योंकि दादा के परिवार वालों को जमीन तो इंदिरा की वजह से मिली है, तो इसलिए कहते हैं भाई हम तो उसी को वोट देंगे। और कांग्रेस सरकार डोकरों पे काम करती भी है, ये पेंशन बांधना ऐसी चीजें वो ही करती है, इसलिए भाई डोकरों को तो वो ही लगेगा कि अपने लिए भला, जो आदमी जो रोटी दे दे वो, तो अब वो इसी वजह से 3,000 में तो दादा खा ही लेगा, 2 टाइम की रोटी तो अपन ही खा लेते हैं, अपन ही खा लेते हो। हॉस्टल में 3,000 की तो 3,000 दे रही है कईयों को, तो वो 3,000 में रोटी खा लेगा, बाकी रहने के लिए विरासत में जमीन है ही उसके पास और घर है, तो इसलिए अपने लोड है ही नहीं, और रोटियां ही मांगते, बाकी कोई अफीम में खाने वाला ऐसा होता भी नहीं है। तो इसलिए आप याद रख सकते हो, यही किला है जिसकी खुदाई करवाई गई थी, वो कौन सा होगा, विजयगढ़। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। और यहां से आप एक बार मुझे बता दो, इस किले में एंट्री कितने दरवाजों से होती है, तो इसको हटाऊं पहले तो मैं, और तीनों दरवाजों के नाम, अवनी दरवाजा, भैरू दरवाजा, डूंगर दरवाजा, याद रह जाएगी बात। इसके अंदर जैसे ही जाते हैं तो एक चौक है, किसका, रानावत जी का, किसका, रानावत जी का। उसमें एक महल है जिसका नाम है ललित महल, दूसरा आराम महल, तीसरा खिलवत निवास और सुबट निवास। बोलो, ललित महल, आराम महल, ललित महल, आराम महल, सुबट निवास,
खिलबत निवास, ये सब महल उसमें बने हुए हैं। और एक कठपुतली घर था जहां पे रानियां रहा करती, उसके जस्ट सामने। ये सवाल एक बार पूछा था, कठपुतली नचाई जाती है तो कठपुतली घर कौन से किले में है? तो जयगढ़ में। आज भी बना हुआ है। कभी कभी विशेष जब होता है ना, श्रावण के आसपास, बारिश के टाइम में लोग ज्यादा आते हैं, तो वहां पे कठपुतली अब भी नचाते हैं लोग। पहले नहीं, अब तो जब अब इस समय जाओ ना तुम गर्मी में, कोई कुछ नहीं नचाता, तुम खुद ही नाचोगे वहां गर्मी में। बाकी वहां कोई कुछ नहीं नचाता। तो इसलिए आप याद रखिएगा और ये सब लिख लो एक बार। इधर वाला मैं बोल के लिखवाऊंगा, इधर वाला लिख लो। लिख दिया? उसके बाद में लिखो दर्शनीय स्थल, तीनों दरवाजे लिख लो। डूंगर दरवाजा, डूंगर दरवाजा, अवनी दरवाजा, बैरू दरवाजा। लिख लिया? उसके बाद में लिखो रानावत जी का चौक, रानावत जी का चौक, रानावत जी के चौक में लिखो जो महल लिखे हुए हैं, ललित महल, ललित महल, सुबट निवास, सुबट निवास, खिलबत निवास, सुबट निवास, खिलबत निवास, आराम मंदिर, लिख लिया? कठपुतली घर,
कठपुतली गर्भ। उसके बाद में लिखो विजयगढ़। पर यहाँ पे ये भी लिख लो कि पानी के टाके स्थित है, पानी के टाके स्थित है। पानी के टाके स्थित हैं। ये लिख ही लिया होगा आपने। उसके बाद में लिखो जयबाण तोप। जयबाण तोप। और जयबाण तोप में लिखो सवाई जयसिंह ने बनवाई, क्योंकि यहाँ पे तोप डालने का कारखाना है, तोप यहीं बनती थी। सवाई जयसिंह ने बनवाई। लिख लिया? सवाई जयसिंह ने बनवाई। उसके बाद में लिखो एशिया की सबसे बड़ी तोप जो लकड़ी के पहियों पे निर्मित है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जो लकड़ी के पहियों पर निर्मित है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जो लकड़ी के पहियों पर निर्मित है। हैं? लकड़ी के ही हैं तो और किसके हैं? लोहे के तो साइड में लगे हुए लकड़ी के पहिए बने हुए हैं पहले। ये मेरे पास फोटो पड़ी, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? जो वो शिलालेख है उस पे क्या लिखा हुआ है? फिर तो वो ही मानेंगे अपन, तो अपन जो देख के आ रहे हैं वो थोड़ी मानेगा। ये रबड़ लगा हुआ है इसमें, उस शिलालेख पे यही लिखा हुआ है ना। ये शिलालेख की फोटो, सवाई जयसिंह द्वितीय 1720। हाँ, लिख लिया क्या तुमने? इसका वजन लिख लो 50 टन। इस तोप का वजन 50 टन। ये तो सवाल भी आया हुआ है एक बार। अब उसके बाद में ये लिखो इसे एक बार चलाया गया था। टन टन 50 टन हाथियों से चढ़ाई गई थी ऊपर, इतनी बहुत वजन है। इसे एक बार चलाया गया, गोला गिरा चाकसू में। एक बार ही चलाया गया था बस, और वो ही देख लो गोले राव तालाब बन गया चाकसू में। 20 मील की दूरी तय करती है। चलाने वाला तोपची जो होता था उसको पानी में कूदना पड़ता था, क्योंकि इसकी आवाज इतनी तेज है कि कान ही फट जाए। कहते हैं कि जब इसको चलाया गया था तो गर्भपात हो गए थे महिलाओं के, पशु पक्षियों के, अपने आप से बच्चे जन्म ले गए। इतनी तेज आवाज थी ये। इसलिए सोचा जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, मत चलाओ, है ना। तो ये समय से पहले आ जाएंगे लोग। तो गोलेराव तालाब, कौन सा तालाब बना था? गोले राव तालाब चाकसू में बना हुआ है भाई ये।
उसके बाद में देखो अन्य तोप लिखना, अन्य तोप, मचवान तोप भी है एक यहाँ पे, बहुत रखी हुई है, मैं देख के आया था। बजरंग बाण भी है यहाँ पे, बजरंग बाण, मचवान, बजरंग बाण, मचवान तोप। लिख लिया आप? तो ये सब याद रखो। फिर लिखो विजयगढ़, विजयगढ़, और विजयगढ़ में लिखो अंतः ध्रुव। अंतः, अंतः मतलब अंदर बना ध्रुव, अंतः ध्रुव। इसका निर्माण भी सवाई जय सिंह ने करवाया। लिख दिया आप? इसका भाई था विजय सिंह चीमा, उसके नाम पे पड़ा हुआ है। उसके बाद में लिखो इसका प्रयोग, विजयगढ़ का प्रयोग लिखना, राजनीतिक कैदी को बंदी बनाना व खजाना छुपाने के लिए। विजयगढ़ का प्रयोग लिखो, राजनीतिक कैदी को बंदी बनाना, ऐसे सवाल आते हैं आजकल, व खजाना छुपाने के लिए। राजनीतिक कैदी को बंदी बनाना व खजाना छुपाने के लिए। राजनीतिक कैदी को बंदी बनाना व खजाना छुपाने के लिए। लिख लिया? उसके बाद में लिखो खजाने की खुदाई के लिए चर्चा में रहा। खजाने की खुदाई के लिए चर्चा में रहा। तो सामने कर देना, किसने करवाई थी? इंदिरा गांधी। खजाने की खुदाई के लिए चर्चा में रहा, खुदाई करवाई किसने? इंदिरा गांधी ने। लिख लिया भाई? उसके बाद में एक पेपर में आया था, जेल प्रेरी में दिया बुर्ज, लगभग 8 मंजिला है, 7-8 मंजिले, और ये वहीं पे बना हुआ है जयगढ़ में। टावर दिखाई देता है आजकल, तो इसके ऊपर टावर लगा हुआ है एयरटेल का। हाइट पे है ना, तो वहां नेटवर्क अच्छा आ जाता है। तो लिख सकते हो दिया बुर्ज, कौन से किले में है? तो जयगढ़। दिया कुमारी है जयपुर की है, तो जयगढ़ याद रख लो। दिया बुर्ज जयगढ़।